हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इतिहास में जो है कि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास ले रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट 1 का क्लास ले चुका हूं। आज पार्ट 2 पढ़ाता हूं आप लोगों को। आज पार्ट 2 में है सिंधु घाटी वासी जो है कि नगर नियोजन उनका क्या था, पहला पॉइंट पढ़ाऊँगा। दूसरा पॉइंट जो है कि टीला जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता का भी, टीला में किस प्रकार के टीले होते थे, टीले का निर्माण कैसे होता था, टीले के बारे में बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट होगा वास्तुकला। उस समय के वास्तुकला जो भवन निर्माण होते थे, उस भवन पे या जो भी चित्रकारियाँ होती थी या जो भी मोती पाए गए, मोहरे पाए गए, वो किस प्रकार के होते थे और कहाँ कहाँ से क्या क्या पाए गए हैं, वास्तुकला में चर्चा करेंगे हम। जो स्नानागार, अन्नागार जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उनकी नक्काशी कैसी थी, इसके बारे में चर्चा होगा थोड़ा सा। उसके बाद कृषि, उस समय के लोग कृषि में क्या किस चीज़ की कृषि करते थे, कौन कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में, कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पशुपालन, उस समय के लोग पशुपालन में क्या क्या पशु पालते थे, क्या नहीं पालते थे, कहाँ से क्या साक्ष्य मिलने की संभावना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करूँगा। उसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किस प्रकार से करते थे, उनका व्यापार करने का तरीका क्या था, व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, उनके व्यापार करने में जो लेन देन होती थी वो वस्तु विनिमय की लेन देन होती थी, अर्थात कि मुद्रा से नहीं होती थी। एक सामान दे करके दूसरा सामान ले लेना, इसको वस्तु विनिमय कहते थे। वस्तु विनिमय में जो गांठ बांधी जाती थी उस पर मोहर भी लगाए जाते थे। इन सभी के बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए हम जो है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या था? नगर नियोजन, नगर किस प्रकार के बसाए गए हुए थे? नगर नियोजन, नगर नियोजन जो था यह जाल पद्धति पर आधारित था। जाल पद्धति पर आधारित था। जाल पद्धति का मतलब क्या है? जाल पद्धति का मतलब है कि सड़कें जो है कि जैसे ये मेन सड़क हो गई, ये मेन सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। फिर इस मेन सड़क में जैसे मान लो कि यहाँ पे घर बन गए, ये घर बने हुए हैं, ये फिर यहाँ पे जो है कि ऐसे एक रोड सड़क हो गई, फिर इस तरफ से भी घर बने हुए हैं, यहाँ पे भी इस तरफ से घर बने हैं, फिर यहाँ पे भी इस तरफ से घर बने। इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पे जो सड़कें काटती हैं और जो उनका शतरंज जैसे होता है, शतरंज की बिसात के समान जो है कि इनकी बिछावा था, नगर नियोजन था, मकान जो बने हुए थे शतरंज के समान बने हुए थे। इस प्रकार से जो है कि इसको बोलते हैं जाल पद्धति। एक दूसरे पे समकोण काटती थी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। काटती थी सड़क। जो सड़क होता था काफ़ी चौड़ी होती थी, सड़क काफ़ी चौड़ी होती थी। मेन सड़क जो होता था मेन सड़क काफ़ी चौड़ी होती थी। सड़क के बाद जो गलियां होती थी वो पतली पतली गलियां होती थी। लिख लीजिए, सड़क के किनारे आज जिस प्रकार से सड़क के किनारे नालियां बनाई गई हैं,
उस समय भी सड़क के किनारे नालियां बनाई गई थी। तो सड़क के किनारे नाली का निर्माण किया गया था। यहाँ पर शतरंज के बिसात की भांति होती थी। यहाँ पर शतरंज के बिसात की भांति होता था। मतलब कि जिस प्रकार से शतरंज पे चारों तरफ से एक दूसरे को लाइनें काटती हैं, उसी प्रकार से शतरंज के बिसात की भांति जो है किया जाता था। ठीक है, ये नगर नियोजन था। नगर नियोजन में जो है कि हमारा जाल पद्धति पे आधारित था। नगर नियोजन जाल पद्धति का मतलब जो है कि एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। नालियों के किनारे सड़क के किनारे नालियां बनाई गई थी, सड़क चौड़ी होती थी। और दूसरा जो है कि एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़क काफ़ी चौड़ी होती थी बच्चों। सड़क उस समय की मेन सड़क जो होती थी वो काफ़ी चौड़ी होती थी। और सड़क के बाद जो गलियां होती थी, आज की तरह जो गलियां पतली होती हैं, लोगों के दरवाजे, जिन मकानों के दरवाजे गलियों में खुला करते थे, बहुत कम ही ऐसा है कि चौड़ी सड़क के तरफ लोगों के दरवाजे खुलते थे। तो उस समय के जो मकान थे वो गलियों में दरवाजे खुलते थे। सड़क के किनारे पक्की नालियां का निर्माण किया हुआ था। और यहाँ पर शतरंज के बिसात की भांति जो है कि इनका बसावट जो था, रहन सहन जो था, वो शतरंज के बिसात के समान था। तो ये था उस समय का नगर नियोजन। नगर नियोजन में जो है कि इन सारी बातों की चर्चा हुई है, साक्ष्य में हमें प्राप्त हुए हैं। टीला का चर्चा मिलता हुआ है। टीला, टीला क्या होता था? टीला जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं, जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं, इस भूखंड के बार बार उपयोग से भूखंड के बार बार उपयोग से टीला का निर्माण होता है। टीला का निर्माण होता है। मतलब कि जब कोई भी सभ्यता के लोग एक ही स्थल पे नियमित रूप से बार बार रहते हैं, तो वो भूखंड जो है कि टीला का निर्माण हो जाता है। जो वहाँ का आवासीय मलबा होता है, आवासीय मलबा के निर्माण हो जाता है, जिससे टीला का निर्माण होता है। तो ये है आवासीय मलबे से टीले का निर्माण होता है। बार बार उपयोग किए जाने से जो आवासीय मलबा होता है, उससे टीले का निर्माण होता है। बार बार उपयोग किए गए स्थल पर
जो मलबा होता है उससे टीला का निर्माण हो जाता है। एकदम आसान भाषा में उससे टीला का निर्माण होता है। ओके, मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो है कि बहुत टीला पढ़ते होंगे हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन अब एकदम कंफर्म समझ में आ गया होगा को टीला जो है किसी एक स्थल को बार बार उपयोग किया जाता है, और जब मनुष्य वहाँ पे रहेंगे तो बार बार उपयोग करेंगे तो जो भी उनका मकान का टूट फूट होगा, जो भी मलबा वहाँ पे होगा, बार बार मलबा पे मलबा जमता जाएगा तो वहाँ पे टीले का निर्माण हो जाता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए, उनकी आवासीय कैसी थी, उनके जो शहर बसे हुए थे, उनके मकान कैसे बने हुए थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नियोजित शहरी क्षेत्र। नियोजित शहरी क्षेत्र, आप लोगों को पता है नियोजित शहरी क्षेत्र दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो होता था ये अधिक ऊंचाई पर होता था, अधिक ऊंचाई पर पश्चिमी टीला पाया जाता था, और पूर्वी टीला जो होता था ये कम ऊंचाई पर पाया जाता था। पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर पाया जाता था। ठीक है। पश्चिमी टीला में दुर्ग होता था, दुर्ग टीला होता था, इसको दुर्ग टीला बोलते थे। पश्चिमी टीला जो होता था वो दुर्ग टीला भी बोला जाता था, और इसको जो है कि निचला शहर बोला जाता था। ये नीचे की तरफ होता था, कम ऊंचाई पर होता था, तो इसको जो है कि निचला शहर बोलते थे। जो दुर्ग टीला होता था, जो अधिक ऊंचाई पर होता था, उसमें पुरोहित वर्ग रहते थे। पुरोहित वर्ग का मतलब जो सम्मानित राजा या सम्मानित लोग होते थे वो रहते थे, पुरोहित वर्ग रहता था इसमें। निचले शिला में निचली शहर जो निचला होता था उसमें कौन कौन रहते थे? निचला शहर, इसमें व्यापारी होते थे, दूसरा नागरिक भी होते थे, आम नागरिक, तीसरा सैनिक होते थे, सैनिक होते थे, और शिल्पी भी होते थे। यहाँ पे शिल्पी होते थे, शिल्पकार होते थे इस वर्ग में, शिल्पी वर्ग होते थे। तो क्या क्या नियोजित शहर में हमारा पश्चिमी टीला जो था वो अधिक ऊंचाई पे था, पूर्वी टीला थोड़ा कम ऊंचाई पे था, पश्चिमी टीला में जो है कि दुर्ग टीला होता था जो पुरोहित वर्ग उस समय के रहते थे, और पुरोहित वर्ग यहाँ पे रहते थे। और पूर्वी टीला जो हमारा था, पूर्वी टीला में कम ऊंचाई पे होता था। कम ऊंचाई का मतलब आम लोगों के लिए ये बनाया गया था, ये खास लोगों के, पश्चिमी टीला जो हमारा है यह खास लोगों को लिए बनाया गया था, और पूर्वी टीला जो है आम वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था, जिसमें व्यापारी, शहरी सैनिक, व्यापारिक नागरिक या सैनिक और शिल्पी वर्ग रहते थे निचला शहर में। हम लोग इन दोनों के बीच में भी एक मिलता है धार्मिक अनुष्ठान,
धार्मिक अनुष्ठान यहाँ बीच में बनाया गया था। धार्मिक अनुष्ठान बीच में बनाया गया था, इसका मतलब है कि यहाँ पे पुरोहित वर्ग भी आते थे और ये वर्ग भी पूजा पाठ जो भी कर्म कांड होते थे उस काम के लिए आते थे। तो हमारा जो शहर थे, नियोजित शहर बनाए गए थे, उसको दो वर्ग में बांटा गया था, पश्चिमी और पूर्वी, जो कि अभी डिस्कशन किया। इसको आप नोट कर लो, बहुत सही कॉन्सेप्ट है और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अब जब हम शहर के बारे में या लोगों को, आम लोगों को रहन सहन के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी टीला समझना, और जब पुरोहित वर्ग का बात करेंगे तो पश्चिमी टीला समझना, और इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लो। आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ अपवाद हैं, अपवाद देख लीजिए क्या क्या है। अपवाद, धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा से नगर को 3 भागों में बांटा गया था। नगर को 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा को नगर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? दुर्ग नगर, फर्स्ट भाग, दूसरा भाग मध्य नगर, और थर्ड भाग निचला नगर। मतलब कि धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां से 3 भागों में डिवाइड होता था। अदर जगह 2 भागों में होता था, दुर्ग नगर या निचला नगर, लेकिन धौलावीरा एक अपवाद स्वरूप एक ऐसा स्थल है जहां से 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें मध्य में भी लोग नगर था, मध्य में भी लोग निवास करते थे, मध्य में भी था, मध्य में भी लोगों का निवास था, मध्य नगर भी था। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो कि भारतीय क्षेत्र का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। वैसे पे ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल जो है कि मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा है। चन्नूदरों से एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। चन्नूदरों से एकमात्र नगर था जो कि दुर्गीकृत नहीं था। क्या था? चन्नूदरों एक ऐसा नगर था जहां पे दुर्गीकृत नगर की पुष्टि नहीं होती है। अब दुर्गीकृत होता क्या है मैं बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दुर्गीकृत क्या होता है?
दुर्गीकृत जो भी शहर हैं, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से बसावट है यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे घर हैं, फिर एक यहाँ पे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस प्रकार से अगर बसावट है, यहाँ पे है, इसको पूरे लोगों को एक रक्षा प्राचीर दीवार से चारों तरफ से घेर दिया जाता था। इसको दुर्गीकृत बोलते हैं, जो कि हमें चंगुदरों से ये नहीं मिलता है। मतलब सभी को रक्षा करने के लिए लगभग 6-7 फीट की ऊंचाई तक की दीवार उठा जाती थी, ताकि यहाँ से एक ही गेट होता था, उस गेट से जो है कि लोगों की एंट्री होती थी, और लोगों को सुरक्षा के लिए चारों तरफ से, ऐसा माना जाता है कि बाहर से किसी भी जानवर का या किसी लोगों का आक्रमण अगर होता है तो ये दुर्गीकृत जो है ये रक्षा करते थे। इसलिए ये दुर्गीकृत जो है कि चारों तरफ से दीवारें उठाई गई थी, जो कि चंदूगढ़ों में ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। चलिए आइए वास्तुकला पे अब आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तुकला पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वास्तुकला कैसा था, देखते हैं इसको। वास्तुकला वास्तुकला क्या है? वास्तुकला भवन निर्माण की जो कला होती है उसे वास्तुकला बोला जाता है। इसका समझ जाओ, भवन निर्माण की कला को वास्तुकला बोलते हैं। भवन निर्माण की कला को वास्तुकला बोला जाता है। ठीक है, भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही शुरू किया था। भारत में प्रथम बार वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही शुरू किया था। यदि पूछा जाता है कभी क्वेश्चन की वास्तुकला कब से प्रारंभ हुआ गया था, तो आंसर होगा सिंधवासी जो थे, प्रथम भारत देश में प्रथम बार वास्तुकला का प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब है नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पे वास्तुकला से का बहुत ही मार्मिक जो है कि वर्णन मिलता है। सिंधु नगरीय सभ्यता एक सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या इस सभ्यता के नगरों के अवशेष से नगर विन्यास का परिचय मिलता है। इस सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष
एक नगर विन्यास का पता चलता है, नगर विन्यास, नगर विन्यास का परिचय मिलता है। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक प्राचीर दीवार होती थी। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ एक प्राचीर दीवार होती थी। एक प्राचीर दीवार होती थी। अभी जो दुर्गीकृत बताया, नगर के चारों तरफ एक प्राचीर दीवार होती थी जो कि रक्षा करने के लिए होती थी। बहुत मजबूत दीवार होती थी वो। सड़कें जो थी चौड़ी बनाई गई थी, सड़कें चौड़ी बनाई गई थी। इसके किनारे पक्की नालियों का भी साक्ष्य मिला है। इसके किनारे नालियां बनाई गई थी। देखो उस समय वास्तुकला जो था, सोचो चौड़ी सड़क बनाई जाती थी, चौड़ी सड़क के किनारे जो है कि पक्की नालियां या नालियों का उत्तम व्यवस्था था। भवन 2 मंजिले बनाए जाते थे। भवन जो है 2 मंजिले बनते थे। बहुत जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि भवन के 2 मंजिले बनने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकानों में कई कमरे, रसोई घर, आंगन होते थे। मकानों के जो दरवाजे होते थे वो गलियों में, सब गलियों में खुलते थे। मेन चौड़ी सड़कों से जो सब गलियां होती थी उनमें खुलते थे। दरवाजे लगाए गए होते थे। ये सारा वास्तुकला में आता है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, वास्तुकला क्या क्या है, किस किस प्रकार से वास्तुकला का निर्माण हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो वास्तुकला का सीधा ही यही मतलब है कि भवन निर्माण की कला को ही वास्तुकला कहते हैं। तो भवन निर्माण की कला में क्या क्या सारी चीजें आई, भवन निर्माण को ही वास्तुकला कहा जाता है। उसमें जो है कि भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधवासी लोग कर चुके थे। सिंधवासियों ने जो है कि नगर नियोजन का जो बढ़िया डिजाइन प्रस्तुत किया है, उसी के आधार पे है। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता होने के कारण इस नगर के अवशेष जो थे वो नगर विन्यास की तरह बनाए गए हुए थे। नगर की रक्षा के लिए चारों तरफ प्राचीर दीवार जो है बनाई गई थी, जो कि बहुत ही एक अच्छा उदाहरण मिलता है। भवन 2 मंजिले भी बनाए गए हैं उस समय के लिए, और मकानों में रसोई घर और कई रूम पाए गए हैं, और बीच में आंगन की भी मुझे जो है कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से वास्तुकला भी बहुत अच्छा था। आइए आप लोगों ने नोट कर, नेक्स्ट पे आते हैं। एकदम आप लोगों को ऐसे बताएंगे कि
आप लोगों के आसपास आज भी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से अगर आप लोग तुलना करोगे तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बढ़ जाएंगे। एकदम आसान शब्दों में आसान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आसान तरीके से एकदम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। आप लोग बस एक बार पूरा वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। अब आते हैं कृषि पे। उस समय की कृषि की क्या वो थी, सिंधुवासी जो है कि कृषि का कार्य भी करते थे। पहला पॉइंट, सिंधुवासी चावल से परिचित थे। सिंधुवासी जो थे वो चावल से परिचय था उनसे, चावल को मतलब जानते थे वो लोग। चावल का जो उत्पादन हुआ था हमें लोथल से और रंगपुर से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि सिंधुवासी चावल का से परिचित थे। ठीक है, इन दोनों जगह से चावल का उत्पादन किया जाता था। ठीक, सिंधुवासी जो थे वो गन्ने से परिचय उनका नहीं था, गन्ने से उनका परिचय का साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। तो सिंधुवासी, अब यदि कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधुवासी का गन्ने से परिचय थे तो आपको लिखना है कि नहीं। सिंधुवासी गन्ने के बारे में नहीं जानते थे, उनका परिचय नहीं है, गन्ना का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब गन्ना का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। लोथा और सौराष्ट्र गुजरात को कहते हैं, सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा सभी लोग जानते हैं, बाजरे के खेती करने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे के खेती के साक्ष्य मिले हैं। रोजदी गुजरात में है। यहां से रागी के साक्ष्य मिले हैं। रोजदी जो गुजरात में, यहां से रागी के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब रागी उत्पादन किया जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। तो चावल का जो उत्पादन था वो रंगपुर और लोथल से प्राप्त होता है, और गन्ने के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। और लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और रोजदी से रागी के साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कपास, ध्यान देने योग्य बात है कपास के बारे में।
विश्व में कपास सर्वप्रथम सिंधुवासी ही जो है कि कपास के बारे में जानते थे। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही किया था। सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही किया था। इसीलिए ध्यान देने योग्य बात है, इसीलिए मेसोपोटामिया में, इराक का एक स्थल है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग, सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है कि कपास का उत्पादन विश्व में किया गया था। इसलिए मेसोपोटामिया के लोग कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने कपास को, सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द का ही यूनानी, सिंधु शब्द का ही यूनानी रूपांतर है। यूनानी रूपांतर है। कपास विश्व में सर्वप्रथम जो है सिंधुवासियों ने उत्पादन किया हुआ था, इसलिए मेसोपोटामिया ने कपास के लिए सिंडस शब्द का प्रयोग किया है। और यूनानी लोगों ने कपास के लिए सिंडन कहा है, जो कि सिंधु शब्द का यूनानी एक रूपांतर है, उसी को कपास के लिए सिंडन बोला गया है। तो इसका मतलब कभी कहीं भी आता है कि विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो सिंधुवासियों ने ही किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों, बस बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो आप लोग अच्छे से। आप लोगों को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं लाइन पे ला रहा हूँ, अपने पूरी टीम को ला दूंगा। कालीबंगा, कालीबंगा से प्राक सिंध के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राक सिंधु के हल
से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब कालीबंगा में हल से जो जोता गया खेत था उसके निशान पड़े हुए हैं, उसकी प्राप्त हुई है। और उस खेत में सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरसों के बोए जाने का साक्ष्य प्राप्त है। हल हमें कहां कहां से प्राप्त हुआ है? हल के साक्ष्य देखिए, हल का साक्ष्य जो है हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में चोलिस्तान से हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चोलिस्तान से हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो कि मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा में बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। जो खिलौने के रूप में बच्चे प्रयोग करते होंगे, जो खिलौना था, खिलौना तभी बनेगा जब उससे जानकारी होगी। इसका मतलब हल से जान पहचान थी और हल से खेत जोते जाते थे, जो कि हल का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि उसके मिट्टी के खिलौने बने हुए थे, जो कि पाकिस्तान में जो है कि पंजाब प्रांत में चोलिस्तान से और हरियाणा से जो है कि बनावली से जो है कि हमें मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है कि किसी के ढेर सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब पशुपालन आते हैं, देखते हैं पशुपालन में क्या क्या था। कृषि हो गया, अब पशुपालन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सारी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पशुपालन, किन किन पशुओं से इन लोगों की परिचय था और किन किन पशुओं से नहीं था। सिंधवासी हाथी और घोड़े से तो परिचित थे, परिचय था, लेकिन इसके साक्ष्य कहीं से हमें प्राप्त नहीं, पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। परिचय तो था लेकिन पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। के प्राप्त नहीं है, साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है,
हाथी और घोड़े पालने के साक्ष्य प्रमाणित कहीं से नहीं मिले हैं। हाथी और घोड़े को पालने का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। घोड़े को पालने का साक्ष्य का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है, प्राप्त नहीं है। इसका मतलब कि हाथी और घोड़ा तो होते थे, लेकिन इनको पशुपालन के लिए पालते नहीं थे। हमें घोड़े के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटरा, यहां से घोड़े के अस्थि प्राप्त हुई है, घोड़े के अस्थि पंजा प्राप्त हुए हैं। सुरकोटरा से घोड़े के अस्थि पंजा प्राप्त हुए हैं। रानागुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथर और रंगपुर से घोड़े के भी मूर्तियां पाई गई हैं। मिट्टी के बने हुए जो होते हैं घोड़े के मेरी मूर्तियां पाई गई हैं। इसलिए सिंधवासी घोड़े से तो चांद का घोड़ा था उस समय, लेकिन उसे पालतू नहीं बनाया गया था। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सिंधवासी घोड़े से परिचित थे? हाँ, सिंधवासी घोड़े से परिचित थे। क्या सिंधवासी घोड़े के पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सिंधवासियों को घोड़े को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलो सिंधवासियों को गैंडा, जो भारतीय गैंडा होता है, भारतीय गैंडा का साक्ष्य हमें आमरी से प्राप्त है। आमरी से प्राप्त है। आमरी संस्कृत जो है आमरी से प्राप्त है। बंदर, भालू, खरहा, भालू,
खदहा आदि का साक्ष्य, आदि का साक्ष्य ताम्र मूर्तियां चित्रों पर अंकित प्राप्त है, चित्रों पर प्राप्त है, लेकिन इनका साक्ष्य पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं है, चित्रों के रूप में प्राप्त है। शेर का कोई भी साक्ष्य उस समय नहीं मिलता है, शेर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। शेर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है, शेर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं मिला हुआ है। नोट कर लीजिए, व्यापार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार या वाणिज्य, ठीक है। सिंधु सभ्यता में सिक्कों का सिक्कों जो कि मुद्रा का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। साक्ष्य गलत हो जाएगा क्योंकि मेसोपोटामिया के साक्ष्य पाए गए हैं, प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था, ठीक है। क्रय विक्रय जो होता था वस्तु विनिमय पर होता था, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय पर आधारित था, इसका मतलब एक सामान देके दूसरा सामान ले लिया जाता था। क्रय विक्रय जो है, जो खरीद का लेन देन होता था वह वस्तु विनिमय पर आधारित था, एक सामान देके दूसरा सामान ले लिया जाता। व्यापारियों और शिल्पियों द्वारा अपनी गांठ पर मुहर लगाया जाता था, मुहर लगाया जाता था ताकि ये पता चले कि किस शिल्पी या किस व्यापारी का ये वस्तु है। जो कि लोथर से मुहर लगे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
लोथल से जो लगे हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, मोहनजोदड़ो से मिट्टी के 2 पहियों के गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे ये पता चलता है कि उस समय गाड़ी भी थी जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पे ले जाने के लिए आसानी से उपयोग में लाई जा सकती थी। गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। वो खिलौना गाड़ी थी। एक मिट्टी नहीं, ये कांसे की थी। कांसे के 2 पहियों के गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो खिलौना था। चनुदरों से मिट्टी के 4 पहियों वाली मिली हुई है। चनुदरों से मिट्टी के 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला है। मिट्टी के 4 पहियों की गाड़ी का साक्ष्य मिला है। ये दोनों खिलौना गाड़ी थी। खिलौना बनाया गया था। क्या था? खिलौना था। बनावली से बैलगाड़ी के पहिए का निशान मिला है। बनावली से बैलगाड़ी के पहियों का निशान मिला है। बनावली से बैलगाड़ी के पहियों का निशान मिला है। नोट कर लीजिए। इसका मतलब बनावली से जो पहियों के गाड़ी के निशान मिले, इसका मतलब कि बैलगाड़ी का भी उपयोग किया जाता था उस समय में। सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। जो भी मुद्राएं सिक्के मिली हैं दूसरे मेसोपोटामिया वगैरह के दूसरी जगह के हैं, मतलब कि इस समय प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक सामान दूसरे को दे देना और दूसरा सामान अपने को ले लेना। सामान का आदान प्रदान को वस्तु विनिमय कहा जाता है। व्यापारियों और शिल्पियों ने अपनी गांठ पे जो मोहर लगाते थे, मोहर लगाने का प्रचलन था। व्यापारी और शिल्पी जो भी सामान था अपनी सामान की पहचान के लिए उस गांठ जो बांधते थे, जो सामान को गट्ठी मारते थे, उस पर एक मोहर लगाते थे जो कि उनका अपना मोहर होता था। उसी के आधार पर उसका पहचान किया जाता था। लोथा से मोहर लगे हुए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी 2 पहियों की गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि एक खिलौना गाड़ी था। और चनुदरों से मिट्टी के 4 पहियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बनावली से बैलगाड़ी के पहियों का निशान मिला हुआ है। सड़क पे, रोड पे बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उसके निशान मिले हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सभी नोट कर लो, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछते रहते हैं और हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। इसको एग्जाम के पहले अगर आप लोग नोट किए रहोगे, देख के जाओगे तो बहुत आसानी से जो है कि सारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर प्राप्त हुई है, उस पे नाव का निशान है।
इसका मतलब कि इस समय के लोग नाव से भी एक स्थान पे दूसरे स्थान पे अपनी सामान को ले जाते थे, आदान प्रदान था। प्राप्त है, ठीक है। लोथल से प्राप्त निर्मित खिलौना नाव, इससे यह पता चलता है निर्मित खिलौना का नाव है, इससे यह पता चलता है कि आंतरिक व बाह्य व्यापार दोनों था। निर्मित खिलौना का नाव है, इससे यह पता चलता है आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों प्रचलित थे। बाह्य इसका मतलब समुद्र से भी जानकारी रहा होगा, बाहर दूसरे देशों में ले जाने के लिए समुद्र के साथ नाव के साथ सामान ले जाते थे। लेकिन हमें समुद्र का परफेक्ट साक्ष्य कहीं से नहीं मिलता है। यदि पूछा जाएगा कि सिंधुवासी को समुद्र का ज्ञान था तो मना कर देना है, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि नाव थे तो उस समय नाव के द्वारा जो है कि समुद्र से व्यापार होता रहा होगा। ये साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा से है। समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा से साक्ष्य प्राप्त हैं। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण था, नाव द्वारा समुद्री व्यापार भी होता था, जो कि हमें एकमात्र स्थान लोथल के गोदीवाड़ा स्थान है जिससे पता चलता है कि नाव से व्यापार होता था, समुद्री व्यापार होते थे। इस पे मतभेद भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेसोपोटामिया देखो, इन सभी से यह पता चल रहा है कि समुद्री व्यापार था। सिंधुवासी लोग समुद्र से जानकार थे, इसका मतलब समुद्री व्यापार था। इसका मतलब सिंधुवासी समुद्र से किसी न किसी प्रकार जरूर परिचित थे। मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, मेसोपोटामिया से व्यापार संपर्क स्थल और समुद्री दोनों से होते थे। संपर्क स्थल और
समुद्री दोनों से होते थे। मतलब दोनों मार्गों से होते थे। मेसोपोटामिया इराक व्यापार संपर्क स्थल और समुद्री दोनों स्थल से होते थे। व्यापारिक संपर्क स्थल और समुद्री दोनों से हुआ करते थे। सिंधवासी एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों की मध्यवर्ती भूमिका थी। और ईरान के क्षेत्रों की मध्यवर्ती भूमिका थी। मध्यवर्ती भूमिका थी। व्यापार और वाणिज्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर प्राप्त हुई है, जिसपे जो है कि नाव का निशान लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारा समुद्री और नदियों में पानी के रास्ते से भी हमारा व्यापार होता था। लोथल से प्राप्त एक निर्मित खिलौना मिला हुआ है, जिससे नाव का साक्ष्य का पता चलता है। और आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, मतलब कि अपने सिंधवासियों के बीच में और सिंधवासियों से बाहर भी व्यापार के साक्ष्य का पता होता है। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण था, यानी कि नाव बनने के साक्ष्य का, जहाँ पे नाव बनाई जाती थी वहाँ से का भी साक्ष्य मिला हुआ है। और नाव द्वारा समुद्री व्यापार का पुष्टि लोथल से प्राप्त हुआ है कि नाव द्वारा समुद्री व्यापार लोथल के गोदीवाला से, गोदीवाला एक बंदरगाह बोल सकते हैं, ये बंदरगाह भी था, यहाँ से जो है कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि नाव द्वारा ये सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले। मेसोपोटामिया इराक का एक स्थल है, इराक में है, जो कि व्यापक संपर्क स्थल, जो व्यापक संपर्क स्थल के माध्यम से और समुद्री के दोनों के माध्यम से होता था मेसोपोटामिया में। सिंधवासी एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों का मध्यवर्ती भूमिका निभाते थे। यानी जो मेसोपोटामिया जाया जाता था या कहीं भी व्यापारिक सामान ले जाया जाता था तो अफगानिस्तान का भी प्रयोग करते थे सिंधवासी, और इराक का भी सिंधवासी प्रयोग करते थे। आप लोग इसको नोट कर लो। एक ही पॉइंट और है, नोट कर लो, मुख्य पॉइंट है, बस खत्म हो गया है, क्लास ओवर हो रहा है, कोई बात नहीं, लंबा हो गया थोड़ा। एक बार सब समझ में आ जाएगा बच्चों, उसके बाद जब दोबारा आप लोग रिवीजन करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आप लोगों का। जल मार्ग से होने वाले व्यापार फारस के खाड़ी में स्थित बहरीन द्वीप
ये बंदरगाह का उपयोग में होता था। बहरीन द्वीप की मध्यवर्ती भूमिका थी। इसका मतलब फारस में जो बहरीन द्वीप था, जलमार्ग से जो भी सामान लेके जाया जाता था बहरीन द्वीप के पास इकट्ठा किया जाता था। फिर यहाँ से किस स्थान पे कौन सा माल भेजना है डिवाइड करके एक मध्यवर्ती भूमिका निभा करके बहरीन द्वीप को फिर वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में माल को भेजा जाता था। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सिंध वासियों को व्यापारिक वस्तुओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। एक स्थान से दूसरी स्थान पे बहुत ही साधारण तरीके से वो गाड़ी का भी उपयोग करते थे, नाव का भी उपयोग करते थे और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय था, एक सामान देके दूसरा सामान लिया जाता था। मतलब मेरे पास जो अधिक सामान है किसी और को देते थे, उनके पास जो सामान है जो मेरे काम की चीज़ें हैं उनसे वो सामान लेकर के काम। मतलब आज जैसे हमको एसी खरीदने जाना है और हमारे पास 50 किलो गेहूँ है, 500 कुंटल गेहूँ है, तो गेहूँ को मैंने ले जाके दे दिया और एसी लेके चला आया। वस्तु विनिमय को इसी को बोलते हैं। ओके, आज का क्लास ओवर होता है। आज जो है कि हमने 6 पॉइंट पे चर्चा किया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्लास में फिर सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट लेकर के आऊँगा और फिर उसे कंटिन्यू करूँगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के ज्ञानवर्धक के लिए लाऊंगा जो कि फ्री ही होंगी। और मेरा ये प्लान है कि आप लोगों तक जो पेमेंट दे भी सकते हैं, जो नहीं दे सकते हैं, सभी को फ्री वीडियो उपलब्ध कराना। तो आप लोग जो है कि पहला एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म होगा जहां पे जीएस की सारी वीडियो फ्री में आप लोगों को अपलोड की जाएंगी। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए और अपनी टीम को भी प्रोत्साहन कर सकूं। थैंक यू।